तो मनोरंजन की दुनिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है। हाँ, बहुत बड़ी। नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स 72 अरब डॉलर की डील। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये तो मतलब पूरी इंडस्ट्री को हिला देने वाली बात है। बिल्कुल, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, इसमें राजनीति है, रचनात्मकता का सवाल है। और ये सवाल भी कि भविष्य में हम क्या देखेंगे। तो चलिए आज इसी महासौदे के परतों को खोलते हैं। जरूर। सबसे पहले तो इसके आकार को ही समझ लेते हैं। वो समझना बहुत जरूरी है। अगर ये डील हो जाती है तो सोचिए जरा, हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स, बैटमैन, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी, मतलब सारी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी सब एक ही जगह, नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी में। तो वो तो स्ट्रीमिंग के बेताज बादशाह बन जाएंगे। बिल्कुल, कोई मुकाबला ही नहीं रहेगा। लेकिन यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। हाँ, और वो हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो खुद इस मामले में कूद पड़े हैं। और उनका इस मामले में आना ही इसे एक साधारण विलय से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। कैसे? देखिए, उनका बयान बड़ा विरोधाभासी है। एक तरफ वो कहते हैं कि नेटफ्लिक्स का बाजार पर कब्जा एक समस्या है। अच्छा। और दूसरी ही तरफ वो नेटफ्लिक्स के को-सीईओ टेड सैरेंडोस को एक महान व्यक्ति बताते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है ना? और हमारे एक स्रोत हैं बिल कोवाइचिक, जो एफटीसी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। यानी वो एजेंसी जो ऐसी डील्स को मंजूरी देती है। बिल्कुल। उनका कहना है कि इसका मतलब साफ है, अब इस सौदे का फैसला तकनीकी विश्लेषण पर नहीं बल्कि व्हाइट हाउस की पसंद नापसंद पर होगा। हाँ, जो कि एक अभूतपूर्व स्थिति है। और इस राजनीतिक पहेली में एक और टुकड़ा भी है। वार्नर ब्रोस को खरीदने की दौड़ में पैरामाउंट स्काईडांस भी थी। हाँ थी, लेकिन उनकी पेशकश को ठुकरा दिया गया। और मजेदार बात यह है कि पैरामाउंट स्काईडांस के प्रमुख डेविड एलिसन, उनके पिता लेरी एलिसन, राष्ट्रपति ट्रंप के बड़े सहयोगी माने जाते हैं। दूसरी तरफ हॉलीवुड में भी खलबली मची है। हाँ, राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका, यानी लेखकों की यूनियन, वो इस सौदे को रोकने की मांग कर रहे हैं। और वो इसे एकाधिकार या मोनोपोली का एक क्लासिक मामला बता रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा क्रिएटर्स और दर्शकों के लिए? देखिए, अगर नेटफ्लिक्स अकेली सबसे बड़ी खरीदार बन जाती है तो लेखकों के पास अपनी कहानियां बेचने के लिए जगह कम होंगी, तो उन्हें अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, मोलभाव करने की शक्ति कम हो जाएगी, और दर्शकों के लिए मतलब कंटेंट में विविधता कम हो सकती है। क्योंकि एक ही कंपनी जब सब कुछ कंट्रोल करती है तो वो जोखिम भरे आइडियाज पे पैसा क्यों लगाएगी? सही बात है। हमें शायद एक ही तरह के शो और फिल्में ज्यादा देखने को मिले। पर एकाधिकार वाली बात क्या ये वाकई इतनी सीधी है? मुझे हमारे एक सोर्स ब्लेयर वेस्टलेक, उनका तर्क बड़ा दिलचस्प लगा। हाँ, और ये इस पूरे मामले का शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्होंने तो पूरी तस्वीर ही बदल दी। वेस्टलेक का कहना है कि हम बाजार को ही गलत तरीके से देख रहे हैं। मतलब? अगर आप सिर्फ नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस को देखेंगे तो हाँ, नेटफ्लिक्स एक दैत्य की तरह लगेगा। सही है। लेकिन अगर आप मनोरंजन का पूरा इकोसिस्टम देखें, जिसमें केबल टीवी, ब्रॉडकास्ट टीवी और सबसे बढ़कर यूट्यूब, वो याद दिलाते हैं कि आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा वीडियो कंटेंट यूट्यूब पर देखा जाता है। वो नेटफ्लिक्स से मीलों आगे हैं। तो असली सवाल ये है कि नियामक बाजार को परिभाषित कैसे करते हैं? बिल्कुल। क्या यूट्यूब और नेटफ्लिक्स एक ही मैदान में खेल रहे हैं? इस एक सवाल का जवाब ही सब कुछ तय करेगा। तो कुल मिलाकर ये सौदा सिर्फ कंपनियों का नहीं है। नहीं, ये इस बात की लड़ाई है कि 21वीं सदी में मनोरंजन का बाजार आखिर है क्या। हाँ, और इसका भविष्य राजनीतिक गलियारों और इस एक तकनीकी परिभाषा पर टिका है। और ये हमारे लिए सोचने के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। बिल्कुल। जब कुछ मुट्ठी भर कंपनियां ये तय करने लगें कि कौन सी कहानियां कही जाएंगी और कौन सी नहीं, तो क्या ये रचनात्मकता को पंख देता है या उसे एक पिंजरे में कैद कर देता है? इसका हमारी संस्कृति और समाज पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल इस 72 अरब डॉलर के सौदे से कहीं ज्यादा बड़ा है।